6 पार्टिसिपेंट आ गए। हाँ बच्चे लोग टाइम पे होंगे, मैंने कल कहा था तुझे। बस हो गए। क्या खा रहे हो तुम? आराम से एक चीज सेट हुई, बार बार क्यों खा रहे हो? कब हुई ये सेट? वो कंप्यूटर आ गया है। चलो ये देखो पीछे से आवाज आती है। जब एक दफा एडमिट ऑल करते तो सब भी एडमिट हो जाते हैं। हाँ, जितनी इतने टाइम दो। सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अभी तक तो कोई बात नहीं आई। सबको ऑफ किया हुआ इस वजह से तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। Do you listen me? Yes, ma'am. बंद तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अब आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मैम। मैम। ओके अच्छा। कितना टाइम रहता है अभी? 3 मिनट रहते हैं अभी आगे 3 मिनट। कुछ नहीं, मेरे का 3 मिनट हो गए ना पूरे से। अभी 15 मिनट होने में तो 3 मिनट रहते। 3 मिनट बेटा भी रहते हैं 8:15 होने में। जरा हम 3 मिनट वेट करेंगे, ठीक है ना? ओके मैम। 8:40 तक फोन करना होगा। 8:50 वो मुझे हाँ तो कोई बात नहीं ना, पहले मैं सारे लेक्चर दे दूँगी फिर मैं करूँगी। बहुत फिर शोर बहुत आ जाता है। कोई बात नहीं, कर देगा एक बात सुन देगा तो। वो कल आपने अपलोड कर दिया था लिंक? लिंक मैंने भेजा। लिंक नहीं भेजा?
क्या आपका वो लोग क्या चलो, कोई नहीं अच्छा जी, अब शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा जरा मैं लेक्चर शुरू कैसे करूँगी, ये एडमिट ही होते जाएंगे। सुसाइड अच्छा जी, ओके जी, 8:16 हो गए हैं। डू यू लिसन मी? आपको आवाज आ रही है Yes, सबको मेरी? ma'am. ओके Yes, ओके ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ओके गुड। अच्छा, अभी ना मैं आपको जो है वो म्यूट करूंगी, और जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं उस वक्त आप सबको अनम्यूट करूंगी बिफोर 5 और 7 मिनट्स, ठीक है? ताकि फिर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई इशू है, और बाकी ड्यूरिंग दिस लेक्चर फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो व्हाट्सएप जॉन सा ना वो व्हाट्सएप के थ्रू बात कर ले, अदरवाइज फिर ना कुछ वो शोर सा आ जाता है, फिर कंफ्यूजन होती है। ओके ठीक Okay, है ma'am. बेटा, ठीक है। अच्छा, और एक बात और कि कल वो काफी देर एक तकरीबन 3 to 4 आवर्स जौन से है ना, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे तो नहीं थे, तकरीबन वो 10-12 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक जौन सा है वो खामखा की गुफ्तगू में व्हाट्सएप और दिस एंड चिट चैट में उन्होंने अपना टाइम जौन सा ना वो वेस्ट किया है। तो उसमें एक तो बात ये है कि जिन बच्चों को जो आपके जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास मोर देन 50 प्लस आई थिंक, तो उसमें आप देखो कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन 10 स्टूडेंट्स थे जिनको सुबह के टाइम में इशू था ना। तो उनके लिए ये है कि एक तो मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगी यूट्यूब का, तो आप जिन बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है कि वो सुबह 8:15 तक उठ के अपना काम शुरू कर सके, वो उस वक्त को फिर उस तरह से मैनेज कर ले, ठीक है? ओके Okay, ma'am. जी मैम। Okay, ठीक है ma'am. ठीक है। तो बाकी जो से स्टूडेंट्स हैं, अभी हम टाइम ये देखिए, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों, कुछ बच्चों को परेशानी भी है ना, तो ये कौन सा फिर लाइफ टाइम आपका है, आपने मुश्किल से ये आपके 15-20 दिन होने हैं कि अगर आप 15-20 दिन के लिए आप थोड़ा सा ये, जिन बच्चों को इससे परेशानी हो रही है वो अगर इसको कभी कभी जिंदगी में परेशानी भी हो जाती है ना, तो उस परेशानी को भी टैकल करना आना चाहिए। अगर वो इतने बड़ा एक इशू, बिग इशू बन गया हुआ है कल, इस तरह लाइए नहीं गुफ्तगू करना बेटा, अच्छा नहीं लगता इस एज में, ठीक है? आपकी उम्र छोटी नहीं है, आप लोग फुल फ्लैज जॉन से हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ठीक है? तो जिसको भी कोई इशू आता है वो इस तरह से करे। ओके, समझ आ गई है? चले, अब मैं फिर आपको ना ये थोड़ी देर के लिए अब 20-25 मिनट्स के लिए म्यूट करूंगी सबको, और उसके बाद फिर आप लोगों को जब खत्म लेक्चर होने से 5-10 मिनट पहले मैं इसको आपको अनम्यूट करूंगी, फिर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो उस वक्त कर लेगा। ऑल राइट, गॉट इट? Yes, ma'am. चले, अच्छा जी, अब कल जो हमने, ठीक है ना, अलाउ नहीं करना था वो अपने आप खुद ही कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब क्या है कि हमने कल एक क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने किया था कि बैकग्राउंड, हम लेक्चर आज से शुरू करेंगे, कल का क्वेश्चन जहाँ पे खत्म हुआ था कि बैकग्राउंड करेक्शन क्या होती है, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था एक वर्ड का डॉक्यूमेंट था, पीडीएफ भी मैंने ख्याल थी, दोनों में सूत्रों में मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की थी। तो उसमें था बैकग्राउंड करेक्शन, डबल बीम और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो वर्किंग है वो किस तरह से डिफरेंट है, और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मैच करती है, किन किन तरह से वो मैच कर रही है, किस किस तरह से वो डिफरेंट है। तो कोई बात नहीं। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जौन सा है वो उसके लिए हमें वो कहता है कि बैकग्राउंड करेक्शन की जरूरत है। बैकग्राउंड करेक्शन बेसिकली क्या होती है, देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हमारे पास डिफरेंट आते हैं, जब मैंने उसकी आपके साथ बियर लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशंस को डिस्कस किया था, ठीक है ना, तो लिमिटेशंस में हमने कहा था स्ट्रे लाइट, कल भी मैंने एक दो दफा ये वर्ड यूज किया। तो स्ट्रे लाइट क्या करती है बेसिकली,
जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है मे नीड अ बैकग्राउंड करेक्शन। बैकग्राउंड करेक्शन जो सा है वो एवरी 6 to 8 आवर्स, हर 6 से 8 घंटे के बाद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्यूरिंग द वर्किंग जो उसका सोर्स है, जो उसकी आप कह सकते हो कि जो वर्किंग कर करके देखें, जिस तरह आप लोग लैपटॉप भी आजकल जिस तरह फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो तो वो वार्म अप हो जाता है, उसका उसमें जो है ना हीट अप हो जाता है। वो जब वो हीट अप हो जाता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसकी वर्किंग जो सी एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। तो उसकी जो एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी तरह से जब लाइट बल्ब लगातार चलता रहेगा, काम करता रहेगा, तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर जो सी है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से या तो ये है कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट करें, काम को हम देखें कि हमने कितनी देर के बाद, 4 घंटे के बाद 4 घंटे कर लिया है या हमने 2 आवर्स कर लिया है, तो उसके बाद हमने उसको इंस्ट्रूमेंट को रोक देना है। और इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट उसकी एफिशिएंसी वेरी कर रही होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब उससे लाइट अमिट होनी है, तो लाइट अमिट होने की वजह से अगर उसकी इंटेंसिटी जो है वो इक्वल नहीं रही है, तो इंटेंसिटी के अनइक्वल होने की वजह से जो आपकी एब्जॉर्प्शन है, जो आपके एनालाइट ने एब्जॉर्प्शन करनी है, जो लाइट उसको मिल रही है, उससे वो 100% या मैक्सिमम रिजल्ट उसकी जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। वो रिजल्ट्स जो से हैं वो एक्सेप्टेबल, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या जो उसकी आप कह लो कि उसकी ऑथेंटिसिटी है, सॉरी प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी जो सी है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए, अपने एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बैकग्राउंड करेक्शन करते हैं। बैकग्राउंड करेक्शन में क्या होता है कि देखें, आपके पास एक तरीका तो ये होता है कि हमने उसके अंदर सॉल्वेंट के साथ या जो हमारे पास वाटर है, हमने ब्लैंक से चेक करना है। एक हम पहले ब्लैंक से चेक करेंगे। ब्लैंक का मतलब ये क्या है कि हम सॉल्वेंट को भी यूज ना करें, बल्कि हम क्या करें कि हमने अपनी क्यूबट में सिर्फ डिस्टिल वाटर लिया। अब वो शो करेगा कि उसकी जो ट्रांसमिटेंस है वो 100% है और एब्जॉर्बेंस जो है वो 0% है। तो ये उसकी कैलिब्रेशन भी शो करेगी, उसकी परफॉर्मेंस भी शो करेगी। लेकिन अगर वही आफ्टर 6 to 8 आवर्स जब हम उसको यूज करेंगे, तो क्या होगा कि अब उसकी चूंकि लाइट जो सी उसको अमिट हो रही है, जो उस तक पहुंच रही है, आपके सोर्स से, आपके बल्ब से जो लाइट उस तक पहुंच रही है, उसमें में भी उसकी जो है वो इंटेंसिटी जो सी है वो उतनी नहीं है जो कि बिफोर 2 आवर्स थी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस की जो रिजल्ट्स हैं वो पहले से वेरी करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है कि हमने उसे कैलिब्रेशन किया, लेकिन इसको हम कैलिब्रेशन कहेंगे जब हम उसको प्योर वाटर से करेंगे। सेकेंडली क्या होगा कि हमने उसको सॉल्वेंट के, जिस तरह अगर हमारे पास एक डाई का सोल्यूशन है, डाई ऑर्गेनिक है, और वो उसको जो सा है वो उसके लिए हमें किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हमें उसे माइन्यूट सा हम उसमें मिथाइल एसीटेट डालेंगे या कोई सा भी अदर सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उसको सोलेबलाइज करने के लिए, तो वो सोलेबलाइज करने के लिए क्या होगा, हमने उस सॉल्वेंट को एज अ रेफरेंस मटेरियल लेना है। फिर हम उसको एक रेफरेंस मटेरियल के तौर पे लेंगे। अब हम वो सॉल्वेंट जितनी एब्जॉर्प्शन शो करेगा, ठीक है, सिंस द सॉल्वेंट कैन बी प्लेस्ड इन रेफरेंस बीम फॉर रियल टाइम मेजरमेंट, अ कंपैरिजन इट्स एक्चुअली अ रेशियो ऑफ सॉल्वेंट ब्लैक एंड द सैंपल कैन बी परफॉर्म। अब एट अ टाइम उसी इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है वो पास ऑन होगी किसके पास से, रेफरेंस सॉल्वेंट के पास से भी और सैंपल के पास से भी। अब क्या होगा कि जितना सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब किया वो भी हमारे पास आ जाएगा, और जितना उस सॉल्वेंट प्लस एनालाइट ने किया उसे वो चॉप करके हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन आ जाएगी आपके एनालाइट की। लेकिन क्या होगा कि अगर इंटेंसिटी जो सी है वो इतनी उसके अंदर कोहेरेंसी नहीं है, इंटेंसिटी जो सी है उसकी पावर जो सी सोर्स की है वो चेंज हो गई है, तो फिर क्या होगा कि अब आपके सॉल्वेंट की एब्जॉर्प्शन और जो आपके सैंपल की एनालाइट की एब्जॉर्प्शन है वो उससे रिजल्ट्स जो से आफ्टर एन आर डिफरेंट होंगे। उसी इंस्ट्रूमेंट को अगर एक वही एनालिस्ट उसको एनालाइज कर रहे होगा, फिर भी रिजल्ट जो से वो वेरी कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, बैकग्राउंड करेक्शन की। तो बैकग्राउंड करेक्शन के लिए क्या होता है कि इन्वॉल्व प्लेसिंग अ स्क्रीन और न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर इन द रेफरेंस बीम बिफोर स्कैनिंग द सैंपल। वो क्या करेगा कि जब हम न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर रख देंगे या स्क्रीन रख देंगे जो कि रेफरेंस बीम, उस बीम को लाइट सोर्स के जाने से पहले, तो बिफोर स्कैनिंग द सैंपल by better equalizing the energy between the sample and the reference beam, कि अब जो इंटेंसिटी की लाइट जा रही है वो एब्जॉर्बेंस जो होगी सैंपल से और रेफरेंस बीम से, दोनों उसकी इक्वल आ जाए, उसकी इंटेंसिटी को इक्वलाइज कर सके।
ठीक है। तो जिसकी अगर वो इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, फोटो मल्टीप्लाइड जो डिटेक्टर है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कौन सा है, वो कम हो जाएगा, या नहीं होगा तो फोटो मल्टीप्लाइड वोल्टेज कौन सी है वो लोअर हो जाएगी, और उसकी वजह से जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है वो जीरो आ जाएगी, सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी उसके कम होंगे। तो इन इजी वर्ड्स अगर मैं आपसे कहूँ कि बैकग्राउंड करेक्शन क्या है, तो बैकग्राउंड करेक्शन ये है कि एक दफा हम अपने सैंपल को बिफोर एनालाइजिंग ओवर सैंपल हम उसे किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड मटेरियल से जिसकी एब्जॉर्बेंस हमें पता हो, हम उसके साथ उसको एनालाइज करें। उसकी एब्जॉर्बेंस हमें पहले पता है, और अब एक डिफरेंट तरीके से हमारे पास जब एब्जॉर्बेंस आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त इसकी एफिशिएंसी इतनी कम हो रही है। ओके, तो दिस इज द बैकग्राउंड करेक्शन। अब बैकग्राउंड करेक्शन के लिए इसमें हमारे पास इस वक्त एक डायग्राम वगैरह नहीं है, तो वो मैं फिर आपको साथ जो है वो नोट्स में या आपके व्हाट्सएप पे उसकी जो है वो इमेज भी शेयर कर दूंगी, जिसमें बैकग्राउंड पीक कौन सी है वो एब्जॉर्प्शन उसकी ज्यादा शो होगी, और जो आपका एक्चुअल एब्जॉर्प्शन है वो उसके कंपैरेटिवली कम होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई है प्रॉब्लम है तो मैंने अनम्यूट किया है, तो आप लोग मुझसे कोई डिस्कस कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर हुआ कोई बैकग्राउंड करेक्शन आपका? यस मैम। ठीक है। मैम रियल टाइम मेजरमेंट का क्या मतलब है? रियल टाइम मेजरमेंट का मतलब है कि उस वक्त आपने उस वक्त उसको क्या मेजर किया। देखिए, एक ये है कि आपके पास देखिए रेफरेंस मटेरियल, मैंने कहा कि उसकी एब्जॉर्प्शन मौजूद है, तो एब्जॉर्प्शन कौन सी है उस वक्त, उसकी क्या एब्जॉर्प्शन है, एक ये आ गया आपके पास कि अब आपने जब किया, सपोज मेरे पास एक क्या कहूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ, रेफरेंस ह्यूमिक एसिड मौजूद है और उसका एक वो एक रेफरेंस मटेरियल है, उसकी एब्जॉर्प्शन जोन है वो सपोज वो शो करता है 619 नैनोमीटर पे। उसकी एब्जॉर्प्शन जो है लिटरेचर में है कि ये 619 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो दिस इज द रेफरेंस मटेरियल, उसे 619 पे शो करनी चाहिए। लेकिन जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे करते हो तो मे बी वो 617 देता है, या मे बी वो 620 देता है। तो दिस इज द रियल टाइम कि आपने उस वक्त उस वक्त में उसकी एब्जॉर्प्शन क्या है। अब उस वक्त एब्जॉर्प्शन ये है, अब आप उसको आप डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ करोगे तो उस वक्त उसके साथ उसकी अब वो जौन सी एब्जॉर्प्शन है वो एज कंपैरेटिवली पहले जौन से है उस सारे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो वो वेरी करेगी। तो उसकी जौन सी एब्जॉर्प्शन है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू दैट जब आपने उसको एनालाइज करना है तो वो आपको उसकी रियल टाइम एब्जॉर्प्शन देगा कि उस वक्त उससे कितना वेरी कर रहा है। ठीक है मैम बोलिए। मैम सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होती है? ओके मैम। सिग्नल टू नॉइस रेशियो, बेटा सिग्नल टू नॉइस रेशियो, देखिए आप एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपने ऑन किया है तो आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, वो ब्लैंक डाला हुआ है जिसके अंदर कोई सल्यूट मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा कि अगर तब भी वो कोई एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो वो उसकी क्या होगी, दैट इज इट्स नॉइस, कि वो नॉइस है। ठीक है ना। तो अभी भी सपोज अगर हम ये जिस तरह ये सारी हम वर्चुअल जो है वो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हो कि हम अगर कहीं समटाइम कुछ नहीं भी बोलते तो शुर 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 की आवाज आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये Yes, क्या है, ma'am. दिस इज द नॉइस, ये दिस इज द नॉइस। लेकिन अगर अब मैं बोल रही हूँ और आप तक सिग्नल्स प्रॉपर आ रहे हैं तो अब जिस जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रही हूँ अगर तो वो वही है, देखिए मैं आपको वीडियो में कर रही हूँ, अगर मैं वीडियो आपको एज सच अपलोड करती हूँ तो ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स लेता है, लेकिन अगर मैं उसकी ऑडिट करती हूँ, उसकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो को, उसके पिक्सल को थोड़ा इम्प्रूव करती हूँ तो इट विल टेक 4 to 5 आवर्स उसको अपलोड करने में लगते हैं, कि उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, पिक्सल अच्छे होते हैं, जो नॉइस है वो कम से कम होती है। इसी तरह किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जब आप किसी सैंपल को डायरेक्टली आप उसे लोड करते हो और उसके स्पेक्ट्रा लेते हो तो बहुत सारी, सपोज आप कहते हो अगर IR के लेते हो तो आप हंड्रेड्स ऑफ पीक्स आपके पास आ जाती हैं, वो 100 ऑफ पीक्स को आप फिर स्कैन 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 10 टाइम्स 100 टाइम्स 200 टाइम्स आप स्कैन करते हो तो फिर आपके पास वो फ्यू पीक्स आती हैं जो आपके उसके अंदर जो आपके 30-40 जितने भी बॉन्ड्स मौजूद हैं, फिर आप उसको मेंशन करते हो कि हमने इसको 10 टाइम्स स्कैन किया है, हमने इसको 30 टाइम्स स्कैन किया है, तो उससे उसकी नॉइस कौन सी है वो कम हो जाती है, कि जो बिल्कुल थोड़ी सी जो जो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो रह जाती हैं और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, बैकग्राउंड आपका जो सिग्नल्स होंगे वो रिमूव होते जाते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी
किस पे डिपेंड करती है, उसके सिग्नल टू नॉइस रेशियो पे, कि अगर मैं उससे मेजर करती हूँ तो उससे नॉइस कितना होगा और उसके सिग्नल की जो शार्पनेस है वो कितनी ज्यादा होगी। इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट की सिग्नल टू नॉइस रेशियो। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू। मैम एक बची है तायरा, उसे ऐड कर ले मैम, उसका सिग्नल का प्रॉब्लम था। ओके ओके ओके, मैंने कर लिया, एडमिट आ गई, ठीक है जी। मैम जी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों में बैकग्राउंड करेक्शन का मतलब डिफरेंट है? बैकग्राउंड करेक्शन नहीं, देखिए इंस्ट्रूमेंट का बैकग्राउंड करेक्शन सेम होगा, अब अकॉर्डिंग टू द सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बैकग्राउंड करेक्शन, अच्छा इसको करेक्ट करने के भी 2-3 जौन से मेथड्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक लेक्चर पूरा रख लूंगी, ठीक है, कि जिसमें हम इसको बैकग्राउंड करेक्शन को करेक्ट कैसे करते हैं। तो अब बैकग्राउंड करेक्शन किसकी वजह से हो रही है, वो आपके इंटेंसिटी की वजह से हो रही है, वो किसी इम्प्योरिटी की वजह से हो रही है, तो जिसकी वजह से हो रही होगी उसको करेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट वे अडॉप्ट करना पड़ेगा। 3 तरीके हैं इसको बैकग्राउंड करेक्शन को ठीक करने के, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी और अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उन दोनों के केस में, ठीक है। वो कोई पूरा एक लेक्चर रख लेंगे जिसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे, रीमैन करेक्शन क्या होती है एक्सेट्रा, ठीक है। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम आज का लेक्चर जौन सा है वो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, लाइट सोर्सेज हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो लाइट सोर्सेज के बाद जो हमारा बेसिक था पार्ट्स में, जो अदर वन था डेट वाज द वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर क्या होता है? मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर, एनी अदर? प्रिज्म भी हो सकता है, इसके अलावा प्रिज्म। डिफ्रैक्शन रेटिंग और हाँ फिल्टर। तो ठीक है ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। तो वेवलेंथ सिलेक्टर बेसिकली वो है जिसने वेवलेंथ को सिलेक्ट करना है। हमने क्या कहा है कि हमने किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में कौन सा है वो इंटरेक्ट करना है मैटर के साथ। तो डू यू थिंक देयर इज एनी इंस्ट्रूमेंट दैट सिलेक्ट अ सिंगल वेवलेंथ? मैंने कहा कि मेरे पास एक डाई है जो कि 217 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करेगी, तो वो सारे का सारा वो 217, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि 217 नैनोमीटर की लाइट को एमिट करे। No, this is not possible. ठीक है ना? There is no instrument that emit the wavelength of a single wavelength. Rather than वो क्या करते हैं, emit a band of electromagnetic radiation. There are 2 types of wavelength selector है basically, हम एक को filter कहते हैं और एक को monochromator कहते हैं, okay? तो जो फिल्टर्स हैं, फिल्टर के 3 टाइप्स के होते हैं। एब्जॉर्प्शन भी फिल्टर कर सकता है, इंटरफेरेंस फिल्टर भी होता है और कट ऑफ फिल्टर भी होता है। कट ऑफ फिल्टर भी वही तकरीबन वही बात है कि आया हमने कोई खास रेंज कोई ऐसा उसके अंदर मौजूद है कि जिसकी वजह से वो एक खास रेंज के अलावा बाकी सबको जो है वो ट्रांसमिट करता है और सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। तो 2 टाइप्स, और मोनोक्रोमेटर में 2 टाइप्स के हमारे पास डिस्पर्सिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक को हम प्रिज्म कहते हैं और एक को ग्रेटिंग कहते हैं। तो वेवलेंथ सिलेक्टर क्या है, जिसने के लाइट को सिलेक्ट करना है, और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जो सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट को जो है वो एमिट करे और बाकी सबको एब्जॉर्ब करे। रादर देन क्या होता है, चाहे वो फिल्टर है, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो प्रिज्म है, चाहे वो ग्रेटिंग है, वो सब के सब क्या करते हैं, बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सपोज मैंने अगर 517 नैनोमीटर की लाइट चाहिए तो वो क्या करेंगे, 500 से लेके 520 की नैनोमीटर की लाइट देंगे, या वो 515 से लेके 518 की। तो उसकी जो विड्थ है वो चेंज हो सकती है। सिलेक्टिविटी विद द डिक्रीज ऑफ विड्थ कम हो ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि वो सिर्फ एक वेवलेंथ को जो है वो एमिट करे और बाकी सारे को वो अच्छा। अब क्या है कि वेवलेंथ सिलेक्टर हमारे पास, अभी हमने कहा कि वो फिल्टर हो सकते हैं। तो बेसिक आपको पता है फिल्टर सबसे कॉमन जो हम सबके जिसको जानते हैं वो ग्लास फिल्टर है, ठीक है। तो कलर्ड ग्लासेस, ग्लास कौन सा है, जो व्हाइट ग्लास आता है वो सारी की सारी लाइट को एमिट करता है। और समटाइम अभी आपने देखा है कि हम विंडोज में ब्राउन ग्लास यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो सारी की सारी लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती, बल्कि कुछ लाइट कौन सी है वो कुछ लाइट कौन सी है वो एमिट होती है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। कलर्ड ग्लासेस produced by incorporation of oxides of copper, chromium, vanadium, nickel, iron। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होंगे। डिफरेंट कलर्स के होने की वजह से दे में एक्ट एज अ ग्लास फिल्टर, कि हमें किस वेवलेंथ की लाइट कौन सी है वो चाहिए। फिर मैंने आपके साथ
जब हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे ड्यूरिंग द लेक्चर, तो डिस्कस किया था कि जेलेटिन भी जौन सी एज अ फिल्टर के तौर पे काम कर सकती है। मिक्सचर ऑफ डाइज इन जेलेटिन सैंडविच जेलेटिन जेली लाइक मटेरियल जो कि कलरलेस होगा, उसके अंदर हम कोई डाई डाल देते हैं। वही बात कि अगर कोई सी भी डाई, ऑर्गेनिक डाई या इनऑर्गेनिक डाई, जिस कलर की भी डाई डालेंगे, आपको पता है कि हर कलर जौन सा है उसका एक कंप्लीमेंट्री कलर होता है। वो एक लाइट सम पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाकी को वो ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या हो रहा है, पार्टिसिपेंट और आए हैं। अच्छा, अच्छा जी। जेलेटिन फिल्टर, अब एक मैंने डिस्कस कर लिया कि वेवलेट सिलेक्टर में ग्लास हो गया डिफरेंट कलर्स के। मैम जी जी, मैम स्क्रीन नहीं आ रही, आप जो पढ़ा रहे हैं वो वाली स्क्रीन नहीं आ रही, जो शेयर कर रहे हैं ना आप, वो नहीं आ रहा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। देखें स्क्रीन ये पे। ग्लास फिल्टर नहीं आ रहे, नहीं मैम, वो बैकग्राउंड करेक्शन ही आ रहा है। बैकग्राउंड कलेक्शन आ रहा है। अच्छा, खैर एक सेकंड। अच्छा ठीक है जी, अब आया। यस मैम, यस मैम। ओके Yes, ओके। ma'am. अच्छा, वेवलेंथ सिलेक्टर है तो डिस्पर्सिव एलिमेंट्स दोबारा मैं आपसे कर रही हूँ जी। किसने रेज हैंड किया है, क्या हुआ? चले बच्चे, अब कहूँ कि ये क्लास का टाइम खत्म हो जाना है, फिर मैं पहले इसको कर लूँ, फिर आप उसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे हम जो इंडिविजुअल केसेस हैं। मैंने भी डिस्कस किया कि ग्लास यूज कर सकते हैं एज अ फिल्टर, हम जेलेटिन को यूज कर सकते हैं एज अ फिल्टर। जेलेटिन के केस में क्या है कि जेलेटिन, उसके अंदर हम डिफरेंट डाइज यूज करेंगे। डाइज विल एक्ट एज अ कलर्ड मटेरियल, के वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, कुछ को अमिट करेंगी, तो इसका मतलब है कि वो फिल्टर कर रही हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। हम जो मैंने कहा था कि हम भी अपना एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बना सकते हैं सिंपल। तो ये ग्लास यूज करके, कलर्ड ग्लास यूज करके या जेलेटिन फिल्टर यूज करके हम डिफरेंट जौन से हैं वो कलर्स के फिल्टर्स, मोनोक्रोमेटर्स बना सकते हैं। इंटरफेरोमेट्रिक फिल्टर्स, इंटरफेरोमेट्रिक फिल्टर्स क्या होते हैं? Interferometric filters consist of internally silver coated parallel plates separated by cryolite or any other dielectric material. इंटरफेरोमीटर को अगर हम डिस्कस करें, इंटरफेरेंस फिल्टर, ये देखें इसकी कंपोजिशन क्या है कि यहाँ पे एक अभी हमने डिस्कस किया है ग्लास, फिर हमने कहा जेलेटिन। अब उससे थोड़ा एडवांस चले जाएं तो इंटरफेरेंस फिल्टर। इंटरफेरेंस फिल्टर बेसिकली जौन से हैं उस यूवी विजिबल रेडिएशन को फिल्टर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और एज वेल एज विद वेवलेंथ एज लॉन्ग एज अबाउट 15 मिलीमीटर इन आईआर रीजन में। आईआर रीजन में 14 माइक्रोमीटर तक जो होती है लाइट, उसको वो अमिट कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस फिल्टर प्रोवाइड अ रिलेटिवली नैरो बैंड ऑफ रेडिएशन। 5 से 20 नैनोमीटर की विड्थ होती है उसकी, कम से कम 5 से 20 नैनोमीटर की जो सिलेक्टिविटी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कि जिस तरह मैंने कहा कि अगर हमें 570 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करनी है तो वो कम से कम हमें 5 नैनोमीटर का डिफरेंस या मैक्सिमम 20 नैनोमीटर के डिफरेंस के साथ हमें वो बैंड मिलेगा। एन इंटरफेरेंस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? ये आपके पास दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड। ये इंसुलेटर होता है, यहाँ से लाइट कौन सी है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये दोनों तरफ से ये मेटल से कोटेड होता है, इसके ऊपर और नीचे मेटल फिल्म कौन सी है वो कोटेड है। डाइलेक्ट्रिक लेयर दैट इज कोटेड विद द मेटल फिल्म अप एंड डाउन। क्या करेगी? ये ट्रांसमिट करेगी हाफ ऑफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग एंड टू रिफ्लेक्ट द अदर। जो लाइट यहाँ पे व्हाइट लाइट इस पर पड़ेगी, जिसकी वजह से हाफ कौन सी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर लाइट जाएगी, हाफ कौन सी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हाफ कौन सी है वो ट्रांसमिट करेगी। तो इन दिस में इट विल एक्ट एज अ फिल्टर, कि जिस भी वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर आ रही है उसमें से हाफ को वो ट्रांसमिट कर रहा है और हाफ को वो जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस वो जा रही है। एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, खत्म हो गई। आप क्लिक कर दो 10 मिनट्स,
अपग्रेड करते हैं इसको, इसी वक्त अपग्रेड हो जाएगा। टाइम अपग्रेडेशन उसने कहा कि आप कर लेंगे, टाइम थोड़ा सा और चाहिए होगा। कोटेड ऑन बोथ साइड विद द फिल्म ऑफ मेटल thin enough to transmit approximately half of the radiation, striking it and reflect to other half. This array is sandwiched. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. हमने फिल्टर पढ़ लिया, ग्लास डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट कॉपर ऑक्साइड के, क्रोमियम ऑक्साइड के डिफरेंट कलर के होंगे। फिर हमने कह दिया जेलेटिन कैन एक्ट एज अ फिल्टर। फिर हमने तीसरा क्या कहा, इंटरफेरेंस फिल्टर। इसकी कंपोजिशन क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है, उसके ऊपर मेटल फिल्म है। मेटल फिल्म का काम क्या है कि कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगी, कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देगी। जो एब्जॉर्ब करेगी कह रही, जो कुछ को वो ट्रांसमिट कर देगी। तो जो ये ट्रांसमिटेड है, ये मैंने कहा कि 5 से 20 नैनोमीटर की इसकी सिलेक्टिविटी, इससे ज्यादा नहीं है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ वेवलेंथ सिलेक्टर। नेक्स्ट आपके पास वेवलेंथ सिलेक्टर आता है। नेक्स्ट स्लाइड, प्रिज्म। ठीक है, इससे भी आपको पता है प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म ग्लास का हो सकता है, क्वार्ट्ज का हो सकता है। तो अगर वो ग्लास का है तो इसका मतलब है कि उसमें से यूवी लाइट पास नहीं हो रही, सिर्फ व्हाइट लाइट पास हो रही है, यूवी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर क्वार्ट्ज का है तो इट मींस कि अब वो दोनों तरह की लाइट को एमिट कर रहा है और डिस्पर्स कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, डिस्पर्सिंग करता है। डिस्पर्स विजिबल एंड यूवी रीजन स्पेक्ट्रम लाइट रिस्पेक्टिवली नॉन लीनियरली। क्या होगा कि जैसे ही लाइट इसमें से पास होगी तो उसके बाद वो डिस्पर्स हो गई, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, डिस्पर्स हो गई। और क्या है, वो लीनियर नहीं है। ये नहीं कि यहाँ से लाइट आई है और फिर सीधी चली जाए, नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो इसके एंगल को अप, लेफ्ट और राइट कौन सा है वो चेंज कर देगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो इसलिए जब हम प्रिज्म को यूज करते हैं तो प्रिज्म को यूज करने के भी दो तरीके होते हैं कि आइदर हमने इसको 90 के एंगल पे दो प्रिज्म को जोड़ेंगे। अगर हम, मैं ये आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर हम दो प्रिज्म को इकट्ठा कर देते हैं और उसको 90 के एंगल पे एक दूसरे के रखते हैं तो फिर हमारे पास दो तरह के बेस से हम उसको स्टडी करते हैं। कि एक तरीका ये होता है कि यहाँ से लाइट जाएगी, एक सेकंड प्रिज्म भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो जो एक प्रिज्म उसको राइट डाउनवर्ड उसको रोटेट करेगा तो दूसरा प्रिज्म उसको, जब वो उस एक प्रिज्म से गुजर कर दूसरे प्रिज्म में जाएगी तो वो उसको राइट की तरफ रोटेट कर देगा, जिसकी वजह से उसका लीनियर बिहेवियर आ जाएगा। गॉट इट? दो प्रिज्म को जोड़ेंगे, एक प्रिज्म उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो दूसरा प्रिज्म जो उसके साथ जिसको हमने कंबाइंड शेयरिंग में यूज किया होगा एज अ वेवलेंथ सिलेक्टर, वो उसको क्या करेगा, वो उसको राइट की तरफ जो है वो रोटेट कर देगा। तो हमारे पास वो जो नॉन लीनियर बिहेवियर वाला इशू है वो हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द टू प्रिज्म एट अ टाइम। तो ग्लास और क्वार्ट्ज प्रिज्म को हम यूज कर सकते हैं एज अ डिस्पर्सिंग इंस्ट्रूमेंट, और ड्यू टू द डिफरेंट इन मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है कि एक से दूसरी तरफ जब जाता है तो वो नॉर्मल से जो है वो हट जाता है। थर्ड, नेक्स्ट वन कौन सा है इंपॉर्टेंट, दैट इज द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, दिस विल रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिकल कंपोनेंट विद टाइनी रेगुलर ग्रूव्स। ये जो है ये इसके ग्रूव्स हैं, ठीक है, टाइनी रेगुलर ग्रूव्स एक जितने साइज के, विद स्प्लिट एंड डायफ्रैक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये व्हाइट लाइट आ रही है और हर ग्रूव पे वो एक डिफरेंट एंगल से पड़ेगी, हर ग्रूव पे वो डिफरेंट एंगल से पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी डिस्पर्शन जो सी वो बहुत यूनिफॉर्म हो जाएगी। The angle of incident and diffracted beams depends on the spacing of the grating. ये इसके दरम्यान में जितनी स्पेसिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि उसकी जो सेपरेशन है वो कितनी फाइन है, ठीक है। डिपेंड ऑन द स्पेसिंग ऑफ द ग्रेटिंग एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सो दैट द ग्रेटिंग एक्ट एज द डिस्पर्सिव एलिमेंट ड्यू टू देयर सुपीरियर डिस्पर्शन प्रॉपर्टीज। इसकी जो आपका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसकी डिस्पर्सिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आर यूज्ड इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड देयर आर 500 to 2000 सेरेशन पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर पे, ये देखें मैंने इसको एक इसका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो है वो वर्टिकल इमेज है और ये इसका हॉरिजॉन्टल इमेज है, और इसके दरमियान में जो ग्रूव्स हैं वो 1 मिलीमीटर में तकरीबन 500 से लेके 2000 जिसमें हमने सेपरेशन, जो ग्रूव्स हैं वो इतनी फाइन बनी हुई होती हैं। और ये किस चीज से बनाई जाती हैं, आयन बीम से, और यूजिंग लेजर बीम फोटोलिथोग्राफी को यूज करके हम ये
बनाते हैं। द स्मूथर सरफेस रिड्यूस, अब इसके ऊपर यहाँ से ग्रूव्स है और उसके ऊपर हमने इसके ऊपर इसकी जो है वो सिंथेटिक रेजिन के साथ उसकी पॉलिश की हुई है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ की जाती है। और वो स्मूथ क्या करती है, लाइट, अनवांटेड लाइट को, स्ट्रे लाइट को कम करती है, और इक्वल इंटेंसिटी की लाइट जब एक पड़ती है, आपको पता है रफ जो है सरफेस पे अगर लाइट पड़ेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन और तरह की होगी, और जब हम उसको जितना स्मूथ करते जाते हैं, जितना फाइन करते जाते हैं, उतनी उसकी सेपरेशन जो सी है वो अच्छी होती रहती है। अब हमने मोनोक्रोमेटर को देखना है कि मोनोक्रोमेटर जो मोस्ट एडवांस कौन सी टाइप है वो वेवलेंथ सिलेक्टर की, वो मोनोक्रोमेटर। पॉलीक्रोमेटर भी होते हैं। मोनोक्रोमेटर और पॉलीक्रोमेटर में क्या फर्क है, मोनोक्रोमेटर एक जौन सी लाइट है उसको एमिट करेगा, एक बैंड को, जबकि पॉली और वो करेगा टाइम टू टाइम। अगर मैंने 517, 518, 519, 520, देखिए वो अपनी बारी के इंतजार, बारी के साथ निकलेगा। जबकि आप जब पॉलीक्रोमेटर है उसमें क्या होगा, एट अ टाइम वो जो से हैं वो डिस्पर्सिंग जो है वो एट अ टाइम वो सारे बैंड की सेपरेशन देगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोक्रोमेटर एंड द पॉलीक्रोमेटर। अभी हम डिस्कस करेंगे मोनोक्रोमेटर को। मोनोक्रोमेटर में क्या होता है, बेसिकली उसके इट डिपेंड्स अपॉन द एंट्रेंस स्लिट, कॉलीमेटिंग डिवाइस। कॉलीमेटिंग डिवाइस के साथ यहाँ पर होता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फोकस्ड मिरर और एग्जिट स्लिट। ये इसके 5 कंपोनेंट्स है मोनोक्रोमेटर के। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से लाइट सोर्स से वो निकलता है, एंट्रेंस स्लिट में लाइट जाती है। कॉलीमेटिंग डिवाइस क्या करती है, कॉलीमेटिंग कलेक्ट करती है इसको, कलेक्टेड बाय द थ्रू एंट्रेंस स्लिट, कलेक्टेड बाय कॉलीमीटर मिरर। उसने कलेक्ट कर दिया इस लाइट को, ये देखें एक उसको मिरर कॉलीमीटर ने उसको एक पास which reflect parallel beam of light। अब ये parallel beam of light किस पे जाएगी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे इस तरह से ग्रूव्स बने हुए हैं, और यहाँ पर जब हर ग्रूव से जब ये एक लाइट यहाँ से पड़ रही है इसके ऊपर, जिस एंगल पे वो पड़ रही है उसी तरह से उसका वेवलेंथ कौन सा है वो डायफ्रैक्ट होता जा रहा है। डायफ्रैक्ट होने के बाद वो फिर फोकसिंग मिरर पर जाती है। फोकसिंग मिरर क्या करता है, फोकसिंग मिरर द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिस्पर्स करता है रेडिएशन को, और सेकंड मिरर फोकस द रेडिएशन ऑनटू अ प्लेनर सरफेस कंटेनिंग एन एग्जिट। अब ये फोकस करेगा एग्जिट स्लिट पर। एग्जिट स्लिट पर फिर वही जिस तरह से ये फोकस जा रहा है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ने जिस तरह से इसको पास किया है, उसी तरह से वो फोकस करेगा टूवर्ड्स द एग्जिट स्लिट। द चॉइस ऑफ व्हिच वेवलेंथ एग्जिट द मोनोक्रोमेटर इज डिटरमिन्ड बाय रोटेटिंग द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब हम इसको नॉब होगी, उससे हम रोटेट करेंगे कि हमें किस वेवलेंथ की लाइट कौन सी है वो रिक्वायर्ड है, किस जो बैंड है वो हमें कहाँ का चाहिए। द चॉइस ऑफ व्हिच wavelength exit the monochromator is determined by rotating the diffraction grating. A narrower exit slit provides smaller effective bandwidth and better resolution but allows a smaller throughput of radiation. ये एग्जिट स्लिट जितनी नैरो होगी उतना ही आपका जो मोनोक्रोमेटर है वो सिलेक्टिव होगा, वो सेंसिटिव होगा, उसकी बैंडविड्थ जो सी है वो स्मॉल होगी, रेजोल्यूशन बेहतर होगी। लेकिन क्या होगा कि बट अलाउज अ स्मॉलर थ्रूपुट ऑफ रेडिएशन। तो जाहिर बात है जब वो स्मॉल होगा तो उसकी थ्रूपुट भी जो है वो कम होगी। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने कहा था कि रोटेटिंग द ग्रेटिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन बी मेड टू पास थ्रू द एग्जिट स्लिट। ये देखें, ये मेरे पास मैंने कहा 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ जौन सी है वो मेरी शुरू हुई 510 और फिर क्या गई 500, आप क्या लें कि वो 510 से 530। तो अब क्या है, मैंने कहा कि किसी एक वेवलेंथ को नहीं एमिट करेगा बल्कि क्या करेगा, एक बैंड एमिट करेगा। तो एग्जिट स्लिट आउटपुट एज मोनोक्रोमेटर इज स्कैन्ड फ्रॉम। अब ये किस तरह से उसकी बैंड इफेक्टिव बैंडविड्थ किसी मोनोक्रोमेटर की क्या होगी। ठीक है, पहली मेरे पास थी 510 नैनोमीटर, फिर मैंने कहा 530, तो दोनों का फर्क क्या हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। तो 510 में से जब मैंने 20 माइनस किए तो क्या आ गया मेरे पास, 490 आ जाएगा। 490 नैनोमीटर से लेकर मेरे पास जो अफेक्टेड ये जो बैंड आएगा ये क्या आएगा, 490 से शुरू हो जाएगा। प्लस अब 510 में 20 जमा करने, दोनों का डिफरेंस डेल्टा लैम्डा क्या है जो मेरे पास मैक्सिमम, मैंने कहा था मैंने किसमें स्टडी करना है, 510 से लेके 520-30 तक, 530 तक करना था, 20 का डिफरेंस था, तो जब मैं 10 में जमा करूंगी तो 30 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो बैंड विड्थ है वो जो लैम्डा 1 था जो मैंने 510 नैनोमीटर रखा था, पहले इसमें से मैंने 20 माइनस कर दिया, तो ये कहाँ से शुरू होगा, 490 से शुरू होकर 530 तक का बैंड मुझे देगा। और उसमें से ये जो हमारे पास हाफ जो मैक्सिमम आएगी वो लैम्डा 1 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो उसकी पावर जौन सी है वो मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे इफेक्टिव बैंडविड्थ जौन सी है वो हाफ ऑफ द
जो इसकी टोटल लेंथ होती है ना उसके इक्वल होती है। ये हाफ ऑफ द हाइट ऑफ जो होगा